नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस बात की जाए, एफएल इंडिया को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और दोस्तों आप इसको पॉजिटिव ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले एफएल के टारगेट प्राइस को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने टारगेट्स को बहुत ज़्यादा अप कर दिए हैं और साथ ही साथ जो रैशनल बताया है अपने आप में ही बहुत ही शानदार है। एफएल की बात की जाए तो अपने आप में ही ऐड वाली कंपनी बहुत ही अच्छी देखने को मिल सकती है। आने वाले कल में जितने भी मोबाइल जो ऐड हैं उनका ही फ्यूचर हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, एफएल की बात की जाए जो पिछले कुछ समय से काफ़ी गिर रहा था, लेकिन उसमें एक गजब का रिवर्सल देखने को मिल रहा है और आज के दिन की जो कारोबारी कंडीशन है वो बहुत चौंकाने वाली है, बिकॉज आज के दिन बहुत ही बड़ा माल उठाया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग न्यूज़ को पढ़ेंगे, उसके टारगेट्स को देखेंगे और उसके बाद आज के दिन कारोबार क्या देखने को मिल रही है वो भी डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत बड़ा डाउट है कि क्या अभी इधर पे एवरेजिंग कर ले, बिकॉज बहुत लोगों ने 4000 के आसपास, जहाँ पे मैंने बहुत ही बार बताया था, बहुत ही कम माल उठाया है। तो इधर पे मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी देखे हैं, तो इधर पे करना क्या होगा। और साथ ही साथ एफएल की बात की जाए तो स्प्लिट के बाद क्या गिरने के चांसेस है या फिर नहीं है, मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करूंगा। आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें तो आज के दिन जो एफएल का भाव था वो फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था, बिकॉज निफ्टी में भी आज उतनी तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही थी। निफ्टी के बहुत सारे इंडाइसेस में आज के दिन हमें भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन अगर आप देखें तो आप इसको फ्लैट जो क्लोजिंग है वही कंसिडर कर सकते हैं। और 5300 के जो लेवल है दोस्तों, उधर पे ही ये आके क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन प्राइस मूवमेंट पे उतना उछाल देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जो डिलीवरीज हैं वो अपने आप में ही कुछ इंडिकेट कर रही है कि स्पीड के पहले इसमें बड़ा एकोमोडेशन देखने को मिल चुका है। पूरे साल भर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसने अभी तक 37% के पैसे बना के दिए, मतलब 37% के आसपास इसने अभी तक रिटर्न डिलीवर किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इनके EPS देखें या फिर इनके जो ग्रोथ हैं वो देखें तो जी हाँ, आने वाले कल में ये कांस्टेंट दोस्तों 40 से 50% के आसपास पैसे बना के दे सकती है। इसका जो जवाब है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखें तो एफएल में अभी तक पूरे साल भर में 37% के आसपास रैली देखने को मिल चुकी है। सेबी या फिर कोई भी सिक्योरिटीज बॉडीज देखती है कि कभी कोई स्टॉक में मैनिपुलेशन होता है या फिर उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा भाग जाते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, टॉप पे एंट्री करते हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर मैंने 6100 पे 80 क्वांटिटीज उठाई थी। तो जी हाँ, इस तेज़ी में बहुत लोग क्या करते हैं, ऑल टाइम हाई पे भी निवेश कर देते हैं, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इधर पे ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करता है तो जी हाँ, टारगेट्स इधर से बहुत ही अप हो सकते हैं। अगर आप देखें तो आज की जो कारोबारी कंडीशन है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो इधर पे 62,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 45,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। इसका मतलब 72% के आसपास आज के दिन हमें कारोबारी कंडीशन देखने को मिल रही है। इसका मतलब जितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं मैक्सिमम शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, इधर पे एक जोरदार एकोमोडेशन हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया मार्ट 7,000 के आसपास था, लेकिन जैसे ही वो FNO में आया, क्या हुआ, वॉल्यूम्स बढ़े और उसके बाद 7,000 का स्टॉक दोस्तों 9,200 के आसपास उसने हाई लगाया। उसके बाद करेक्शन हुआ, लेकिन इसे क्या हमें सबक लेना है, क्योंकि जब ASMD से कोई कंपनी हटती है उसमें वॉल्यूम वापस आते हैं। तो कैसे ये जो आपको 60,000 दिखाई पड़ रहा है ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो आने वाले कल में लाख, 2 लाख, 3 लाख भी जा सकता है। इसके मतलब अगर ASMD से कंपनी बाहर निकलती है, कंप्लीटली अगर एक्सिट होती है, तो उधर पे काफ़ी वॉल्यूम्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिससे क्या होता है, शेयर में ट्रेडिंग आसान होती है। उधर पे बहुत ऐसे निवेशक हैं जो इंटरेस्टेड हो जाते हैं। चलिए अच्छे से पढ़ेंगे इसको, समझेंगे कि इधर पे जो एफएल के टारगेट हैं उसको इतना अपग्रेड क्यों कर दिया गया है। तो जी हाँ, अगर आप देखें जो ब्रोकरेज रिसर्च है, नाम क्या है दोस्तों, प्रभुदास लीलाधर, उनके अकॉर्डिंग एफएल का शेयर प्राइस इधर से भी बहुत ज़्यादा भाग सकता है और 35% के ऑलमोस्ट इनका अपसाइड टारगेट दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, 7023 अपने आप में कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी जो इनका रैशनल है उससे मैं सेटिस्फाई करता हूँ। लेकिन मुझे क्या लगता है कितना भाग सकता है वो मैं बताऊँगा, कमेंट्री करूँगा। लेकिन अगर आप देखें तो ये टारगेट है दोस्तों अभी की CMP से अच्छे खासे ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत लोग जो पहले बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, आज शायद उनको अच्छा फील हो रहा होगा, बिकॉज मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब स्टॉक गिरता है तो उधर पे ही अच्छे स्टॉक में निवेश करने का आप रास्ता ढूंढ सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको हमेशा बताया कि प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं और जिस स्टॉक में ग्रोथ होता है, जिस स्टॉक के EPS सही होते हैं, उसमें आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ज़रूर ढूंढनी चाहिए और उधर पे आपको करेक्शन का उतना फर्दर वेट नहीं करना चाहिए और आपको अपनी SIP कंटिन्यू करना चाहिए। तो अगर आप देखें इनका जो बाई रेटिंग है 7,000 के आसपास, तो इसके पीछे जो रैशनल है वो दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप देखें तो इट इज़ अ प्ले ऑन राइजिंग डिजिटल एडोप्टेशन विथ मोबाइल बीइंग द प्रेफर्ड चैनल। आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से पता है, मैं तो अभी TV देखता ही नहीं हूँ, बिकॉज मेरा पूरा जो काम है
वो या तो लैपटॉप पे होता है या फिर फ़ोन पे होता है। तो जी हाँ दोस्तों, टीवी का जो एडेप्टेशन है वो धीरे धीरे बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। टीवी भी स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट हो जा रहा है। आपने देखा कि बहुत ऐसे जो इंटरनेट वाले टीवी हैं मार्केट में बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं और उनका जो सेल्स ग्रोथ है वो भाई 50% के ऊपर भी हमें दिखाई पड़ रहा है। और जिस हिसाब से भारत की बात की जाए या फिर वर्ल्ड की बात की जाए, जो एक एडेप्टेशन है डिजिटल को लेके वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसमें मोबाइल जो डिवाइसेस हैं ये बहुत ही अहम भूमिका प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे एक दूसरे से लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। अब दोस्तों इतने लोग हैं, सोचिए पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे 700 करोड़ के आसपास की आबादी है, वो अगर पूरा कनेक्ट होते हैं तो आप समझ लीजिए दोस्तों इनके बिजनेस में कितने फंडामेंटल चेंजेस आने की उम्मीद है। नेशनल नंबर वन क्या है, इनका जो मोबाइल एडुकेशन है वो बढ़ रहा है। दूसरे की बात की जाए तो इट ऑपरेट्स इन इमर्जिंग मार्केट्स दैट हैव हाई ग्रोथ इन डिजिटल एडवर्टाइजिंग, 30% CAGR ओवर FY21 to 25 एंड आर अंडर पेनिट्रेटेड एट 30% एड स्पेंड वर्सेज 50% ग्लोबली। तो आप देख सकते हैं गाइस कि अभी की बात की जाए, ग्लोबली की बात की जाए तो उसमें 50% के आसपास एक एड रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ पे वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इनके बिजनेस फंडामेंटली मजबूत है। लेकिन इंडिया की बात की जाए तो ये अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, ऐसा नहीं है, इसमें पूरा ग्रोथ हो चुका है। आने वाले कल में 30% से लेके 50% की जो जर्नी है वो भी होना बाकी है। इंडिया की बात की जाए, ये किसी को पता नहीं था कि 5G का जो बात है वो इतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इंडिया बहुत तेज़ी से 4G में आ जाएगा, थैंक्स टू रिलायंस कि उन्होंने इतना तेज़ी से 4G का जो नेटवर्क है पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया। और उसके साथ साथ इंडिया में जो लोग पहले नेट अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, आज के टाइम में वो नेट यूज़ कर पा रहे हैं। बिकॉज हम लोग 200 जिस ज़माने से आए हैं, हम लोग 1 GB को 28 डेज यूज़ करते थे और उसके बाद ही कुछ रिचार्ज करवाते थे। लेकिन अभी की बात की जाए डेली 2 GB भी कम पड़ जाता है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो ये जो पेनिट्रेशन है इसमें काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है और आने वाले कल में ये कम से कम 230% से ओवर, मतलब 30% से ऊपर CAGR जनरेट कर सकती है, जो अपने आप में ही अभी के टाइम अंडर पेनिट्रेटेड है। देख सकते हैं कि ये जो मार्केट है किसके लिए है, इमर्जिंग कंट्री लाइक इंडिया हो गए, इंडोनेशिया हो गए और बहुत सारी कंट्री जिसमें आने वाले कल में और भी ग्रोथ बाकी है। और आप देख सकते हैं कि इट हैज़ डिफरेंशिएटेड एंड टू एंड डिजिटल एडवर्टाइजिंग कैपेबिलिटी विथ हाई ROI ड्राइवन प्राइसिंग मॉडल, ability to expand addressable market share by profitable by scaling up acquisition with the unique capabilities and it is maintained अबव द मार्जिन। तो आप देख सकते हैं गाइस कि इधर पे पूरा बताया गया है कि जिनका इनका जो एक्विजिशन है वही बहुत फ्रूटफुल हो सकता है और आने वाले कल में इनको एक्स्ट्रा मार्जिन भी दे सकता है और ये इमर्जिंग मार्केट में अपने पाँव को तेज़ी से पसार सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इनके लिए। अब देख सकते हैं कि फाइनली जो आउटलुक है वो आउटलुक यही है कि इनके जो EPS हैं CAGR 54% के आसपास हो सकते हैं और 30% का जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो दोस्तों FY21 से लेकर 24 तक रह सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यही इंप्लाइज करता है कि एप्पल का जो अभी का जो मार्केट प्राइस होना चाहिए वो 7000 के आसपास होना चाहिए। तो ये उनका रैशनल है, वैसा नहीं है। टारगेट ये होगा, हो सकता है कि टारगेट ये ना मिले, ये स्टॉक 6500 ही जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये भाई 8000 पे भाग जाए। तो मेरे हिसाब से आपने न्यूज़ देखी, किसी और का टारगेट देखा, लेकिन आपकी जो रैशनलिटी है उस पर कायम रहे। बिकॉज इसके पहले मैंने आपको एक चीज़ दिखाया, मैंने अपना स्टैंड नहीं बदला, एप्पल का शेयर प्राइस गिरा, मेरी वीडियोस की फ्रिक्वेंसी उससे ज़्यादा हो गई। मैंने जितना वीडियोस अभी नहीं बनाया एप्पल को लेके, उससे पहले दोस्तों मैंने उस समय बनाया, क्योंकि आपको अपनी कन्विक्शन में भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट। और स्टॉक मार्केट में आप किसी के बहकावे में निवेश करते हैं तो गलत स्ट्रैटेजी। अगर आप मेरा सुन के भी ब्लाइंडली निवेश करते हैं तो वो मेरे हिसाब से दोस्तों सही नहीं है। आपको अपनी कन्विक्शन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इसके पहले भी मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैंने क्या बताया कि अपनी कन्विक्शन सही रहेगी, उनके EPS देखिए, उनके ग्रोथ देखिए, अगर वो सही रहेंगे आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में कंपनी कोई ख़त्म नहीं होगी और लॉन्ग टर्म में ऐसे बिजनेस का काफ़ी अच्छा मोड दिखाई पड़ जाता है। एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है तो ऑफकोर्स वोलेटाइल होता है, लेकिन जिस हिसाब से करेक्शन इसने दिखाया है मुझे लगता है कि धीरे धीरे ओवर देखने को मिल रहा है और एप्पल ऑल सेट टू रिकॉर्ड अ न्यू हाई, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। अगर आप स्टॉक का पी देखें तो भाई अभी देखते देखते 94 के आसपास हो चुका है, लेकिन जैसे ही इनके अच्छे EPS आएंगे, अच्छे नंबर्स आएंगे, उस हिसाब से प्राइस टूर्निंग भी हमें एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी का अगर आप ROC देखें तो 40% के आसपास है। ROE की बात की जाए तो ये भी दोस्तों 45% के आसपास है, जो बहुत ही टॉप नॉच है। और 6 तारीख के बाद आपको दोस्तों जो 10 का फेस वैल्यू दिखाई पड़ रहा है वो 2 दिखाई पड़ेगा और आपके एक शेयर 5 टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। IAS की बात की जाए तो उनकी होल्डिंग भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। DIS की बात की जाए तो लास्ट क्वार्टर में उनकी होल्डिंग भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और प्रोमोटर के पास भी एक बहुत ही हेल्दी स्टेक है और इधर पे पब्लिक ने भी इस गिरावट का फ़ायदा उठाया। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हमें काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है। मैक्सिमम जो स्टेक है अभी भी प्रोमोटर के पास है और उनका जो स्टेक थोड़ा कम इसलिए हुआ था क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता थी, बिकॉज एक्विजिशन हमें देखने को मिल चुका था।
अगर आप देखें वन डे के चार्ट में तो एकदम बुलिश देखने को मिल रहा है और ये दोस्तों फिर से एक नया हाई लगाने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज इधर पे टेक्निकल ब्रेकआउट होता है वो काफ़ी तेज होगा। तो वन डे के चार्ट में आपको समझ में नहीं आएगा कि अपसाइड क्या है, लेकिन मैं आपको वीकली अगर दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इधर पे अपसाइड पोटेंशियल कितना है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो इधर पे काफ़ी स्ट्रेंथ में हमें मजबूती देखने को मिल चुकी है। मेरे हिसाब से एकदम साफ बात है, अगर आप चाहें तो एफएल में अभी भी निवेश कर सकते हैं। वैसा नहीं है कि आपको एफएल का 10 शेयर खरीदना है तो इधर पे 10 का 10 खरीद ले, बिकॉज देखिए मैंने क्या बताया कि मार्केट थोड़ा सा गिरता है, अनस्टेबल होता है, तो इसमें भी गिरावट होगी। लेकिन अभी की बात की जाए तो जो ट्रेंड है वो बहुत ही इसके फेवर में देखने को मिलता है। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं कि मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर ये इसको तोड़ता है तो भाई ये सीधा आपको बहुत ही ज़्यादा रैली देखने को मिल सकती है। और ये सीधा कोशिश करेगी कि 6000 इसका फर्स्ट टारगेट हो, और उसके बाद अगर ये 6000 को मेंटेन करेगी और एसएमडी से बाहर निकल जाएगी तो ये दोस्तों ये 7000 भी टारगेट मुझे अभी के टाइम में लग सकता है इस मोमेंटम में ये पॉसिबल हो पाए। लेकिन मोमेंटम ट्रेड अगर आप करते हैं तो ऐसा ले काम करें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे हिसाब से एसआईपी की वजह से इसको उठाते रहें, और गिरता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बहुत पैनिक करते नहीं, इसके पहले की जो गिरावट हुई है वही हमें देखने को मिल जाए, आप चाहें तो फर्दर अपना एसएल लेके काम कर सकते हैं। 4600 ये लॉन्ग टर्म एसएल है, आप चाहें तो थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। 4850 का एसएल लेके आप चाहें तो फर्दर 7000 का जो टारगेट है आप उसके लिए चाहें तो सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म एफएल जो कंपनी है बहुत ही अच्छी है। हाँ, प्राइवेसी को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है, बहुत लोग पूछ भी रहे थे। तो अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए एफएल को लेके तो मुझे बताइएगा, मैं उसको स्टडी करके रेट करके मैं कर ही रहा था, आपको लाइक अनबायस्ड होकर उसको ही बताऊंगा। जहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो बहुत लोगों को पैनिक करता है, तो मैं उसका आंसर भी देना चाहूँगा। तो एनीवेज दोस्तों, यही छोटी सी अपडेट थी। तो जो टारगेट्स है वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और ये सब जब न्यूज़ आती है तो हमें बहुत ही पर्सनली अच्छा फील होता है, बिकॉज हमने बैड टाइम्स में एफएल को होल्ड किया और कंटिन्यू किया, इसलिए हम लोग को रिवॉर्ड मिल रहा है। तो चाहे तो लॉन्ग टर्म भी धीरे धीरे एसआईपी कर सकते हैं और इसको अपने पोर्टफोलियो में भी डाल सकते हैं, बट ओवर वेटेज ना करें और बहुत पैनिक करते हैं तो अपना एसएल लेके काम करें। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।